हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसे आपको पता है कि एग्जाम हमारे स्टार्ट होने वाले हैं और आप इतने महाअनुभव हैं कि भैया सारा सिलेबस निपटा लिया होगा। मजाक कर रहा हूँ, मुझे पता आप कैसे हो। ठीक है, तो हम जो चैप्टर लेंगे डिसोल्यूशन चैप्टर लेंगे, और डिसोल्यूशन चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का आएगा? अब यहीं से पता चलता है आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। कितने मार्क्स की आ जाएगी डिसोल्यूशन में? 8 या 6 मार्क्स की है सर। डिसोल्यूशन आपके जो एग्जाम में आएगी वो है 6 मार्क्स की। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो आपकी तैयारी कितनी बखूबी से कर रखी है आपने। आपको यही नहीं पता कि इसका जो बाइफर्फिकेशन है वो कितने मार्क्स का है। चलिए छोड़िए, ये हर साल ऐसे होता है, हर बार ऐसे बच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर टीचर का फर्ज ये बनता है कि बच्चे को समय समय पे क्या देता रहे, गाइडलाइन देता रहे और ओके करता रहे। ठीक है, चलिए हमने हेडिंग लिखी है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब मुझे ये बताएं कि ये हेडिंग सही है? सही है ना? पार्टनरशिप सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक अलग चीज है। ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझकर थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में लिख दिया था इसको कि देखें कितने बच्चे इसको समझ पाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब यह है कि पार्टनरशिप का टूटना, विघटन होना। पार्टनर डिसोल्यूशन का मतलब होता है विघटन होना, वाइंड अप होना, शट डाउन होना या स्टॉप हो जाना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? डिसोल्यूशन। तो दो चीजें आती हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का तो आपने पढ़ लिया था। पार्टनरशिप कैसे चेंज होती है भाई? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज इन रेशियो के हिसाब से भी हो जाती है, एडमिशन के टाइम पे भी हो जाती है, रिटायरमेंट के टाइम पे भी होती है और डेथ के टाइम पे भी। डेथ के टाइम पे क्या होती है? पार्टनरशिप। ये सारी चीजें क्या होती है? पार्टनरशिप का विघटन करती है, यानी पार्टनरशिप को फिनिश करती है और नई पार्टनरशिप फॉर्म होती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। पर अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर है वो हमारा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पहले वाले केस में दोबारा समझते हैं। पार्टनर्स थे, जैसे ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये था पहले, इनकी रेशियो थी 3:2। अब क्या होगी? इनकी रेशियो आपस में 1:1। तो पार्टनरशिप हट गई ना, नई पार्टनरशिप बनी। या एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू में ले लें, पहले 2 पार्टनर थे ए और बी, और अब क्या हो गया? 3 कि एक और पार्टनर आ चुका है। तो ये पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। क्लियर है? तीसरे केस में 3 पार्टनर थे, एक बंदा चला गया कि भैया मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता या मैं किसी और वजह से काम को छोड़ रहा हूं। तो 3 में से कितने रह गए? 2। यहाँ 2 में से कितने हो गए? 3। अब यहाँ पर क्या है कि 3 पार्टनर थे, एक भगवान को ही प्यारा हो गया, अब वहां से कहां से लाया से वापस। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फिनिश। पर इन सारे केस में फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्म वैसी है, चलती रह रही है। पार्टनरशिप चेंज होती रही पर फर्म चलती रही। पर अब हम जो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब ये होगा कि जो आपकी ये क्या है? फर्म ये ही नहीं रही तो पार्टनर्स क्या करेंगे? ठीक है, फर्म ही बंद हो गई तो इसको बोलते हैं हम डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन बोल देते हैं या बोल देते हैं वाइंड अप बोल देते हैं या शट डाउन, और हिंदी में बोल देते हैं बंद करना। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, मैंने इसलिए इंग्लिश में लिख दिया है बंद करना। बिजनेस को पूरी तरह से बंद कर देना। क्या बिजनेस को बंद करना आसान है सर? 2 चीजें आती हैं, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। आपने देखा होगा आजकल बिल्डोजर बहुत चल रहे हैं हर जगह, दिल्ली वगैरह में, जहांगीरपुरी साइड में, यूपी में। योगी का तो खास वाहन हो रखा है बिल्डोजर, जहां मर्जी बिल्डोजर घुसा दे बंदा। तो योगी जी बुरा मत मानना, उनके कोई अनुयायी सुन रहे हो, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं एक एग्जांपल सेटअप कर रहा हूं, ठीक है। तो किसी भी चीज को अब देखिए, खुद देखिए, आपने आपका मकान बना हुआ है, जो आपके दादा ने, आपके पिताजी ने बनाया, जो मकान बनने में कितना समय लगा होगा सर? साल 2 साल, ये तो बनने में लगा। पर उसके बारे में सोचने में कितना समय लगा होगा ना, पैसा इकट्ठा करने में कितना समय लगा होगा। तो कई सालों की मेहनत से मकान बनता है। जब मैं तोड़ने पाऊंगा सर, कितने मिनट लगेंगे? हार्डली आधा घंटा 1 घंटा। यानी कि कंस्ट्रक्ट करना टफ है, डिस्ट्रक्ट करना आसान है। मैंने क्यों लिया एग्जांपल? क्योंकि अब तक हमने जो चैप्टर पढ़े एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये कंस्ट्रक्शन में थे सारे। ठीक है, यहां पर क्या करना? डिस्ट्रक्शन करना। बंद करना तो बहुत आसान है। तो इस लिहाज से जो डिसोल्यूशन चैप्टर है सर बहुत ज्यादा इजी है। 6 मार्क्स फ्री के सर। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो 6 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, और आप लापरवाही में चलते हैं तो सर गलत हो जाएगा। तो आप बताएं 6 मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? लाउडर बोले। बिल्कुल मिल सकते हैं। तो ठीक है, चलो 6 मार्क्स लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम पढ़ेंगे क्या? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
तो ठीक है बेटा, हम देखते हैं अब जो है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने अभी पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कैसे कैसे होती है, अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या था, बाय नोटिस। नोटिस कौन देगा? कोर्ट। ऑब्वियस सी बात है, नोटिस हमें क्या दे देगा? कोर्ट देगा। अब कोर्ट नोटिस क्यों दे सकता है? कोर्ट नोटिस इसलिए दे सकता है कि भाई आप वहां पर कोई इलीगल काम कर रहे हो, अनऑथोराइटिकल काम कर रहे हो, या कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है वहां पर, तो कोर्ट उससे बोलेगा भैया ये आप यहाँ को बंद करना पड़ेगा। जैसे क्या होता है कि कई बार आपकी फैक्ट्री से फ्यूम निकल रहा है, वो फ्यूम क्या जो हैजर्डियस है, लोगों के लिए वो नुकसानदायक है। रेगुलर नोटिस के बाद भी आप उनकी बात नहीं मानते, तो गवर्नमेंट कहती है बस बेटा बहुत हो लिया, अब इसको तो बंद ही कर। ठीक है, ये भी होता है काम। म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आपने पहले से एग्रीमेंट कर रखा था कि भैया इतने समय तक इस बिजनेस को करेंगे, उसके बाद हम इस फर्म को क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सर्व सहमति। ठीक है ना, तीनों चारों पार्टनर की क्या थी? आपस में सहमति थी कि भैया इस समय तक हम इसको बंद कर देंगे। 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है, 50 साल, जो भी है। फिर आता ऑन हैपनिंग एन इवेंट। कोई ऐसा इवेंट हो जाए कि जिससे कि आपको बिजनेस को बंद करना पड़े। सपोज करिए 2 पार्टनर थे, एक मर गया, तो अकेला बंदा चला सकता है बिजनेस? चला सकता है, पर वो फिर फर्म नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? सोल ट्रेडरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप थोड़ी कहलाएगी वो। अगर 2 पार्टनर थे, एक चला गया, तो भैया वो क्या कहलाएगा? सोल ट्रेड कहलाएगा। तो बिजनेस यहाँ पे क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये सेम वही चीज आ गई, कोर्ट ने उसको डिसॉल्व कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, अब तुम इसको नहीं चला सकते, कोर्ट के आगे हमारी मशीन चलने वाली। एनी पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, देखो पार्टनरशिप की डेफिनेशन यही कहती है कि जो पार्टनर्स होगा उसकी जो लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड होगी। अब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो वो तो अपने कर्जे चुका ही नहीं पा रहा, तो वो पार्टनरशिप के अंदर तो रह ही नहीं सकता था, फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व। इनसेन मतलब, इनसेन का मतलब होता है अनसाउंड माइंड, पागल हो जाना। पागल है क्या? है ना, क्या कहते हैं? पागल है क्या? तो पागल बंदा बिजनेस कैसे करेगा? तो इस फर्म को भी क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट आता है पार्टनर डूइंग इलीगल बिजनेस, यानी कि पार्टनर कोई क्या कर रहा है? उसने कहा था भैया हम केमिकल बना रहे हैं, ये थोड़ी कि मैं दारू बना रहा हूं, लाइसेंस लेने का केमिकल का, मैं दारू बना रहे, कह रहे हम बम पटाखे बना रहे, वो बना रहे थे एटम बम वगैरह, बना रहे थे दिवाली के बम, वो बना रहे किसी और बम को। तो समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी जो चीजें होती हैं ये किसका कारण बनती है? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। अब देखिए, फर्म को डिसॉल्व करना है, तो फर्म को डिसॉल्व करना है तो हम जानते हैं फर्म के अंदर क्या चीजें होती है हमारी? ये हमारी क्या है? बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में यहाँ पर क्या आती है हमारी? एसेट। अच्छा जी, यहाँ पर लायबिलिटी। अरे वेरी गुड। तो ये हो गई सर हमारी एसेट्स, और सर ये हो गई मेरी सारी लायबिलिटीज। ठीक है जी, क्लियर है? अब जब फर्म को डिसॉल्व करना है, यानी मैंने मन बना लिया, मैंने मतलब पार्टनर्स ने मन बना लिया कि हमने फर्म को बंद करना, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम क्या करें? हम सर ये करेंगे, अब सपोज करो मेरी जो बिजनेस था, मेरी जो फर्म थी, मेरी जो इंडस्ट्री थी, उसमें स्टॉक पड़ा हुआ है, उसमें बिल्डिंग पड़ी हुई है, उसमें प्लांट और मशीनरी पड़ी हुई है, उसमें डेटर्स भी है। अब स्टॉक, क्या मैं स्टॉक को ऐसे ही पड़ा रहने दूं? मुझे क्या कर देना चाहिए? स्टॉक को बेच देना चाहिए, यानी एसेट। एसेट को क्या कर दें हम? सोल्ड कर दें। जो मेरी बिल्डिंग है उसको ऐसे रख दो, बिल्डिंग खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी क्या हो जाएगी सर? बर्बाद हो जाएगी। तो बेटर उसको औने पौने दाम में निकाल दो। प्लांट एंड मशीनरी को भी खड़े खड़े रख दो, खराब हो जाएगी नहीं। अगर आप स्कूटी, मोटरसाइकिल या कार अपने घर में एक हफ्ता खड़ी कर देते हैं सर, स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? बैटरी वीक हो जाती है। तो गाड़ी चलती रहे, इसलिए मैं आपसे भी यही कहता हूं, और जो ऑनलाइन में सुनेंगे उनसे भी यही कह रहा हूं कि अपने दिमाग की मशीन को चलाते रहे, फोन के अंदर, मोबाइल के अंदर नहीं। अच्छे अच्छे वीडियो सुने, लेक्चर सुने, पढ़ाई के, लिखाई के, मेरे सुने, किसी और के सुने, पर सुने और अच्छे से कामयाब बने। और होमवर्क ज्यादा करें, यानी कि अनसॉल्व ज्यादा करेंगे तो अपनी वैल्यू को पहचानेंगे आप। अनसॉल्व से ही पता चलता है हमारी वैल्यू क्या है। तो मशीन अपनी चलाएं, किसकी? दिमाग की। प्लांट एंड मशीनरी। डेटर्स, अगर आपका पैसा बाहर फंसा हुआ है तो आप नहीं चाहेंगे बिजनेस बंद होने से पहले पैसा वापस आ जाए? ये कहेंगे चलो भाई मैं तो साधु सन्यासी बन रहा हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं, तुम एंजॉय करो, मेरे करोड़ों का रुपया तुम खा लो, पी लो, मौज करो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है ना? ऐसे करेंगे ना आप? भैया या पढ़ाई में ध्यान दे लो, ये सफाई बाद में कर लेना। हाँ, तो यहां तक बात समझ में आ रही? यानी जितनी भी एसेट्स हैं उनको हम सोल्ड कर लें, या उससे हम क्या कर लें? रिकवरी कर लें। सोल्ड कर लें या रिकवरी कर लें, और अकाउंट की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम? रियलाइज्ड कर लें। ठीक है जी, रियलाइज्ड कर ले, यानी उसकी वैल्यू को ले ले। अब देखिए, अगर मेरी बिल्डिंग 10 लाख की है, 2 रुपए में बिकी, तो 2 रुपए लिखूंगा मैं, इसलिए रियलाइजेशन आसान है।
घाटा हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कोई फर्क नहीं, जितना पैसा आया मैं वही लिखूंगा। तो सबसे आसान नहीं होगा रियलाइजेशन। बिल्डिंग 2 लाख की है, 10 रुपए में गई तो 10 ही लिखूंगा मैं। बिल्डिंग 2 लाख की है, 10 लाख में गई तो 10 लाख ही लिखूंगा मैं, ना प्लस ना माइनस। जैसे हम रिवैल्यूएशन में करते थे ना, इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूं डिस्ट्रक्शन आसान है। 6 नंबर फ्री के। अच्छा जी, अब यहां से आपने अच्छा खासा क्या, ये जब सोल्ड किया बेटा, तो इस सोल्ड से आपके पास क्या आया? अब इस कैश से पार्टी कर लो, क्या करें? बिल्कुल सही। इस कैश का जो सबसे पहला काम होगा वो होगा, ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, तो आउटसाइडर्स की लायबिलिटीज चुका दे। जैसे आउटसाइडर में कौन कौन होंगे बेटा? हमारे क्रेडिटर्स होंगे, बिल्स पेबल होंगे, बैंक लोन हो जाएगा, और हाँ बोलो, चलो जी ट्रेड पेबल भी हो जाएंगे। ये सारे कौन है मेरे? और या आया नहीं मोइन आज भाभी जी का लोन, मिसेस एज लोन, ठीक है ना। भाभी जी ने जो हमें अब बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है, तो हमारा फर्ज बनता है भाभी जी का पैसा वापस दिया जाए, मिसेस ए लोन, ठीक है ना। मोइन को मिस कर रहा हूं मैं आज, क्योंकि जब भी टॉपिक आता है मोइन का याद मुझे जरूर आती है। चलिए कोई नहीं, मोइन रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेगा बाद में, तो कमेंट बॉक्स में मोइन जरूर डाल देना कुछ भाभी जी के बारे में, भाभी का नाम बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में हमें हेल्प की है। ये सारे वो लोग हैं। देखो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनसे उधार में माल खरीदते हैं। बिल्स पेबल वो हैं जिनकी हमने बिल पे पेमेंट करनी है। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया हमने। ट्रेड पेबल यानी जो बिल्स पेबल ट्रेड पेबल बात एक ही हो जाती है, चलो हमने दोनों लिख दिए, कोई इशू नहीं है। और मिसेस ए लोन, भाभी जी जो इतनी अच्छी हैं, जिन्होंने बुरे वक्त में अपना पता नहीं कहां से पैसा इंतजाम करके हमको प्रोवाइड कराया, तो बहुत अच्छी है भाभी जी, थैंक यू भाभी जी। तो हमारा मन मतलब कह रहा, हमारा जो फर्ज बनता है हम इनके पेमेंट वापस करें। तो जब हम पे पैसा आएगा तो हम सबसे पहले किनको देंगे इनमें से? भाभी जी। बिल्कुल, तुम भाभी जी को देना बेटा। क्रेडिटर कहेगा कोई बात नहीं भाभी को दे लो, वो भी अपनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक वाले भी कहेंगे कोई नहीं, भाभी का पैसा नहीं मरना चाहिए, हम तो बैंक वाले तो आदत पड़ी हुई पैसा डूबने की, ऐसा नहीं गोबरो। ये सारे हमारे कौन हैं? ये सारे हम कौन है? हमारे आउटसाइडर्स, और अकाउंट की भाषा में बोलेंगे इसको थर्ड पार्टी, ठीक है जी। आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टी। तो सवाल ये उठता है सर, फर्स्ट पार्टी कौन है हमारे? कौन है फर्स्ट पार्टी? फर्म को बोला जाता है फर्स्ट पार्टी। और सेकंड पार्टी कौन है बेटा? पार्टनर्स हमारे सेकंड पार्टीज होते हैं, और ये होते हैं हमारे आउटसाइडर थर्ड पार्टीज। ये पार्टीज को याद रखना, ये अभी काम आएंगे हमारे। आई होप मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको कि भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे? एसेट्स को रिलीज करेंगे, एसेट की रिकवरी करेंगे, एसेट से पैसा लेंगे, ठीक है। उस पैसे का सबसे पहला काम होगा ये जो आउटसाइडर्स हैं इनकी पेमेंट की जाएगी, ठीक है। फिर भी पैसा बच जाता है, सपोज करो मेरे पास जो एसेट आई वो 30 लाख आई, और जो ये थे ये 20 लाख थे। आउटसाइडर्स की जो लायबिलिटी थी 20 लाख थी। अब मेरे पास कितना बचा? 10 लाख बचा। ये 10 लाख क्या है मेरे पास? सरप्लस है। ये सरप्लस किसको दूंगा मैं? पार्टनर्स को दे दूंगा। तो यहां लिखेंगे हम सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ऑनलाइन बातें देखेंगे। सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। और सबसे अच्छी बात, मजे वाली बात, इसमें ना कोई न्यू रेशो का झंझट, ना सैक्रिफाइसिंग रेशो का झंझट, ना गेनिंग रेशो का झंझट, कुछ झंझट नहीं है। ओल्ड ओल्ड ओल्ड, वही सबसे ज्यादा गोल्ड। और भी आसान हो गया लो। नहीं तो सरदर्दी होती है ना, कौन सा केस है, एक्वायर्ड वाला है, सरेंडर्ड वाला है, या आपका फ्रॉम है, ऑफ है, क्या करना है? कुछ नहीं है सर, वर्ल्ड में चलेगा। तो भैया ये जो सरप्लस हो गई कहां जाएगा मेरा? पीसीए में जाएगा। आई होप मैं समझा पाया। अच्छा, जरूरी तो नहीं है हर बार ऐसे ही होगा। अब क्या हुआ, एसेट थी 30 लाख की और ये हो गया 40 लाख का। आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। अब क्या होगा, ये 10 लाख कौन देगा? ये पार्टनर्स बियर करेंगे, यानी अपने घर से लाएंगे, अपनी वो जमीन बेचेंगे, जायदाद बेचेंगे, गहने लगते कपड़े सब बेचेंगे, तब जाके देंगे। पर ये जो केस आता है, ये आता है इंसॉल्वेंसी के अंदर, और हमारे सिलेबस में इंसॉल्वेंसी है नहीं, ये बीकॉम लेवल का है, ठीक है। तो ऐसा केस तो बनेगा ही नहीं, हमेशा ज्यादा ही बनेगा। लॉस भी आ सकता है
पर वो बियर हो जाएगा, इतना तगड़ा नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज कर लूं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जब भी रियलाइजेशन मतलब जब भी हम इसको डिसोल्यूशन को करेंगे तो पहले एसेट को रिलीज करेंगे, एसेट से पैसा रिकवर करेंगे, जो पैसा उससे आएगा उससे हम आउटसाइडर की पेमेंट करेंगे, जो पैसा बच जाएगा वो हम पीसीए में डाल देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से हमने क्या चीजें सीखी, सबसे पहले एक बनाएंगे हम, ये बोर्ड पे दिख रहा है रिकवरी अकाउंट, ऐसे लिख दिया रिकवरी अकाउंट, जिसको अकाउंट की भाषा में क्या बोलते हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट। ये ऐसे बनेगा बेटा आपका। ठीक है, अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की जरूरत क्यों है? अब देखिए ना, मेरा सामान इधर उधर तितर पितर पड़ा है, तो मैं सारा सामान एक जगह डाल देता हूं एक अकाउंट में, तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, भैया फला चीज ऐसे ऐसे करनी है मैंने। तो यहाँ पर अभी मैं बताऊंगा डेबिट क्रेडिट में कैसी कैसी चीजें क्यों आती है और कैसे आएंगी। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इस रियलाइजेशन में मुझे क्या मिलेगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट मिलेगा या रियलाइजेशन लॉस। अभी फॉर्मेट सिखाऊंगा, मैं बताऊंगा, तब मैं इसको डिटेल में करूंगा, पहले मैं सारी बारीकी बता दूं। तो जो रियलाइजेशन प्रॉफिट है वो पार्टनर को क्रेडिट हो जाएगा और ये लॉस होगा तो डेबिट हो जाएगा। ये फिर इसके बाद क्या बनेगा हमारा, तो इसके बाद बनेगा बच्चे मेरा पीसीए। ठीक है ना, पीसीए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर लास्ट में क्या बनेगा, मेरी बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट इसमें नहीं बनती है, वो क्यों नहीं बनती है कोई बताएगा? फर्म बंद हो रही है तो बिल्कुल, जब फर्म बंद ही हो रही है तो बैलेंस शीट को हम क्या चाटेंगे? नहीं सर, ना नमक लगा के चाटेंगे ना वैसे चाटेंगे। तो इसमें हम बनाएंगे कैश या कैश और बैंक अकाउंट। बनाने का मतलब ये बनता है, इससे हमें साफ पता चलेगा कि भैया हम पे एसेट से कितना पैसा है, हमने लायबिलिटी कितनी पेमेंट करती और कितना पैसा हम पार्टनर्स को भेजेंगे देंगे। क्लियर है? आई होप समझ पा रहे हैं आप। तो ये तीन बेसिकल अकाउंट बनेंगे। और जो इसमें जो ज्यादा चांसेस हैं सर इस बार, वो चांसेस हैं आपके जर्नल्स के। इसमें पहले बता रहा हूं आपको, मेरी बात को नोट कर लेना। इस बार जो आपका जो डिसोल्यूशन चैप्टर है इसमें मैक्सिमम चांसेस आपके जर्नल एंट्रीज के हैं। क्वेश्चन फुल फ्लैश नहीं आ सकता आपके पास, जर्नल्स बनाने के लिए आएगा। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, बताऊंगा जर्नल्स कौन कौन सी खास खास है, किस किस टॉपिक पे जर्नल्स पर काम बन सकता है। अब उसको देखिएगा तो पूरा हेल्प मिलेगा आपको। पर इसको भी हमने सीखना है सर, क्योंकि जर्नल्स में तभी कर पाऊंगा जब मुझे ये सारी चीजें आती होंगी। अगर ये चीजें मुझे नहीं आएंगी तो मैं जर्नल में एक्सपर्टीज नहीं कर पाऊंगा। आई होप यहां तक क्लियर है। तो चलो ठीक है, देखते हैं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने देखना है कि जो हमारी बैलेंस शीट है, हमारे को क्वेश्चन में क्या दी जाएगी सर, बैलेंस शीट। कौन सी? ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी। एक ही बैलेंस शीट बनेगी तो एक ही बैलेंस शीट मिलेगी। इस बैलेंस शीट पे हमारे पास एसेट्स दी होंगी और लायबिलिटीज दी होंगी। हमने ये देखना है कि कौन सी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में डालना है, अभी बताया था मैंने रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन सी लायबिलिटीज को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है। क्लियर है सर? हेलो, तो ठीक है। तो हम पहले देखते हैं लायबिलिटीज का। ट्रांसफर ऑल थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी कौन सी होती है? आउटसाइडर। फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टनर। तो थर्ड पार्टी जो भी होंगे, जो फर्म और पार्टनर के अलावा होंगे, वो सारी लायबिलिटीज यहां जाएंगी। देखिए जरा एक बार करके। कैपिटल कौन सी पार्टी है? सेकंड। तो ये ट्रांसफर नहीं होगी, ये कहां जाएगी हमारी? पीसीए में। क्रेडिटर्स ये ट्रांसफर होगी। बिल्स पेबल ये ट्रांसफर होगी। WCR ये किसके लिए है? ये पीसीए के लिए। IFR नो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट। WCR और IFR का एडजस्टमेंट के हिसाब से होता है। मैं इन दोनों का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है ना, WCR की वीडियो का और IFR का। इस बार काफी चांसेस है कि IFR की जनरल एंट्रीज आपको बनाने को आ सकती है। मेरे एजम्पशन ये कहती है कि IFR की आपको जनरल एंट्रीज केस के साथ आएंगी। 3 या 2 केस दे दिए जाएंगे, आप उनको अच्छे से करिएगा। मैक्सिमम चांस है 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा IFR से, बाकी आपकी चॉइस है। बैंक लोन आउटसाइडर। प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स का पीसीए में। ठीक है जी, आई होप दिख रहा है बिल्कुल सही। तो यानी कि हमने केवल वही लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है जो कौन सी होती है? थर्ड पार्टी। किनको छोड़ देते हैं हम छोड़ देते हैं रिजर्व्स को, WCR को या जनरल रिजर्व को या कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जो भी होगा वो हम इसमें ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? सेकंड पार्टी से, यानी किसके है? कमाए हुए पार्टनर्स के। कैपिटल्स तो हमारा सीधा कैपिटल अकाउंट में जाता है। पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी हमारा पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा, यानी पीसीए में चला जाएगा। क्लियर है सर? तो यानी हम पार्टनर यानी सेकंड पार्टी, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम केवल रियलाइजेशन में उसी लायबिलिटी को भेजेंगे जो कौन सी होगी? थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगी। आई होप मैं समझा पा रहा हूं। और थर्ड पार्टी कौन होते हैं? आउटसाइडर्स। अब चलो बात करते हैं एसेट्स की। कौन सी एसेट को हम रियलाइजेशन में भेजेंगे? सर कैश को नहीं भेज सकते, बैंक को भी नहीं भेजते,
प्रॉफिट एंड लॉस को भी नहीं भेजते। तो आप सोच रहे हैं कैसे, मैं बताता हूं। ऐसे हम उन्हीं एसेट्स को रियलाइजेशन में भेजेंगे जिनसे रिकवरी हो सकती है। लैंड से रिकवरी हो सकती है, पैसा आ सकता है। बिल्डिंग से पैसा आ सकता है, आ सकता है। मशीन से पैसा आ सकता है, आ सकता है। डेटर से पैसा आ सकता है, आ सकता है। क्या सर, कैश के बदले कैश आएगा? पागल हो, बैंक में पैसा मेरे ही तो है वो। प्रॉफिट एंड लॉस, कोई लॉस खरीदता है, लॉस को रिकवर करता है, पहली बार मिलेगा सर बंदा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी नहीं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये कहां जाएंगे सर हमारे? ये दोनों चले जाएंगे हमारी किधर? पीसीए में। क्लियर है सर? तो हमने केवल वही चीज ट्रांसफर करनी है, इसमें ये चीज ट्रांसफर नहीं होगी, इसका अकाउंट बनेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये ट्रांसफर हो जाएगी, ये पीसीए में जाएगा, ये पीसीए में जाएगा, और ये भी हमारा कहां जाएगा? पीसीए में। तो आई होप यहां तक आपको बिल्कुल ओके हो चुका है। क्लियर है सर? कौन सी चीज को हम लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे? थर्ड पार्टी को। एसेट कौन सी ट्रांसफर की जाएगी? विच कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो आई होप तक यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। चलिए थोड़ा सा बेसिक आगे और देखते हैं। तो चलिए, ये हमारी बैलेंस शीट है, ये हमारे बच्चे हैं, और ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसी ठीक है। तो इस बैलेंस शीट से हम बेटा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बिल्कुल सेम, मैं जरा टी फॉर्मेट में बना रहा हूं, आप ना बनाइएगा, नंबर भी कट जाएंगे और फिर टी आ जाएंगे पूरे। तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है सर? ये साइड होती है हमारी क्रेडिट साइड और ये साइड होती है हमारी डेबिट साइड। चलिए, हम अभी पहले ही पढ़ चुके थे कि भाई हम उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे विच कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, और लायबिलिटी विच इज रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल उठता है सर, हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इधर आना एसेट को या इधर आना एसेट को, या इधर आना लायबिलिटी को या इधर आना लायबिलिटी को? अमूमन ज्यादातर यही बोलते हैं कि भैया एसेट को यहाँ लिखना डेबिट में और इसको इधर लिखना, पर रीजन क्या है इसका? एसेट को क्या एसेट डेबिट नेचर की होती है, पर सर जब यहाँ लिखते हैं तो टू साइड लिखते हैं इसको, तो हम टू एसेट लिखते हैं ना, तो वो तो क्रेडिट भी लिखते हैं ना हम। ये लिखते हैं, अगर मैं ये लिखूंगा, जैसे मैंने कोई एसेट ट्रांसफर करनी है, सपोज लैंड और बिल्डिंग करनी है, तो बेटा मैं लिखूंगा टू लैंड अकाउंट लिखूंगा, जबकि कायदे से टू मेरा क्रेडिट में आता है जनरल एंट्री में। रियलाइज कर रहे हैं? नहीं, अभी तो रियलाइज हुई नहीं है, अभी तो मैंने इसको शिफ्ट किया है बस। देखिए मैं बताता हूँ रीजन क्या है इसका, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हिस्सा दिख रहा है, यहाँ दिख रहा बोर्ड? यस सर। पक्का दिख रहा है? मेरा हाथ पूरा यहाँ पे दिख रहा है? चलिए अब समझाते हैं। देखिए बच्चे, काफी हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, रियलाइजेशन बना रहा हूँ। मैं रियलाइजेशन क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं फर्म को वाइंड अप कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। तो अगर मेरे किसी भी एक अकाउंट में, जैसे मैं बात करता हूं लैंड की, मैंने बात की लैंड का एक अकाउंट है, ऑब्वियस सी बात है लैंड का अकाउंट होगा, मेरे पे लेजर अकाउंट होगा ना लैंड का, हमने 11th क्लास में पढ़ा है। सपोज करो लैंड मेरी 2 लाख की है, मान के चलते हैं। तो लैंड मेरी 2 लाख की है, तो मेरा लैंड अकाउंट यहां पर क्या दिख रहा होगा? टू बैलेंस बीडी। ये 2 लाख दिख रहा होगा ना भाई लैंड अकाउंट में, ये दिखेगा सर लेजर में। आपको आता है लेजर, 11th क्लास से पढ़ा होगा आपने। अब जब मैं अपना बिजनेस को बंद करना चाह रहा हूं, फर्म को बंद करने जा रहा हूं, परमानेंट शटडाउन करने जा रहा हूं, तो मेरे किसी भी लेजर अकाउंट में 1 रुपया भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। कायदा यही कहता है बिजनेस का कि भैया पूरा साफ कर दो, मामला पूरा साफ कर दो। अब क्या करेंगे इसको साफ करने के लिए भाई? मैं इसको यहां क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा? साफ कर दूंगा। ठीक है, तो यहां मेरा 2 लाख रुपए, तो यहां भी मैं 2 लाख रुपए डालूंगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिट साइड में 2 लाख डालूंगा ना बैलेंसिंग करने के लिए, क्योंकि ये डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करूंगा, तभी तो मेरे यहाँ भी 2 लाख आ गया और यहाँ भी 2 लाख आ गया, बैलेंस मेरा 0 हो गया। पर ये मैं 2 लाख क्या करूंगा, कहां डालूंगा? रियलाइजेशन में। तो क्या लिख दूंगा मैं? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो अगर मैं इसको पूरा फॉर्मेट सही से, मैं पूरा फॉर्मेट सही से बनाता हूँ, क्या पता आपको समझना है। ये हो गया 2 लाख रुपए, ठीक है जी। मैं इसको क्लोज करने जा रहा हूं, तो मैं यहां लिखूंगा बाय रियलाइजेशन रुपए, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं ना, बाय रियलाइजेशन 2 लाख, और यहां पर भी आ गया 2 लाख, यहां पे 2। अब देखो ना नील हो गया ना बैलेंस पूरा, 2 लाख बराबर हो गया डेबिट क्रेडिट। तो ये मेरा यहां पर आ गया टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि हमारा एसेट का बैलेंस होता है ओपनिंग होता है, और ये हमारा क्या हो गया? बाय रियलाइजेशन। अब जब मैं इसकी ट्रीटमेंट करूंगा, मैं जब इसकी ट्रीटमेंट करूंगा रियलाइजेशन अकाउंट में, तो कहां डालूंगा उसको? टू साइड में, क्योंकि ये किसका बन रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट। और किसको शिफ्ट कर रहा हूं मैं?
और रिलेशन मेरा कहाँ है, डेबिट साइड में, तो इसको कहाँ दिखाऊंगा मैं, टू लैंड में, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा बिल्डिंग भी होगा, वो क्या हो जाएगा, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। ऐसी टू मशीनरी अकाउंट, आई होप समझ पा रहे हैं आप। ऐसी पीएनएल जाएगा, पीएनएल कहां जाएगा मेरा, पीसीए में जाएगा। जब पीसीए बनाएंगे तब सिखाएंगे आपको। ये मेरा लॉस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस लॉस होता है तो लॉस पार्टनर को डेबिट होता है, और पीएनएल का अगर क्रेडिट बैलेंस है, कहां के भाई, ये रहा। तो क्रेडिट बैलेंस हमारा जो लायबिलिटी में होता है, रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, तो ये पार्टनर्स को पीसीए में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। और रखने वाली चीज कर रहे हो तुम, तो ये क्रेडिट साइड में, ये डेबिट साइड में। ऐसा भी कर लेते हैं, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रहा कि कितने कंसेप्चुअल जाओ। वैसे कंसेप्चुअल होना चाहिए था आपको कि जो जितनी भी लायबिलिटी साइड में हमारे रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, हमारे लिए प्रॉफिट होते हैं, तो प्रॉफिट में हक किसका होता है, पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। और ये क्या हमारे लॉस, तो ये भी पीसीए में, ये भी पीसीए में, और ये भी हमारा पीसीए में जाएगा। आई होप एसेट पूरी ओके है। और इसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। क्लियर है सर। ऐसी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होता है हमारा, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहां जाएगा हमारा, बाय बैलेंस बीडी, यहां पर आएगी। तो इसको टू रियलाइजेशन करके हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, यानी जीरो करेंगे, नलिफाइड करेंगे, तभी हमारा कहां जाएगा सारा, क्या क्या चीज, ये कहां जाएंगी हमारी, ये पीसी में, ये ट्रांसफर हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, ये हमारा कहां जाएगा सर, पीसीए में। और ये हमारा कहां चला जाएगा, है पीसीए में, ठीक है। और बैंक लोन पीएनएल में, पीएनएल में या रियलाइजेशन में, बाय बैंक लोन। क्लियर है सर। और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस पीसीए में। आई होप यहां तक पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए तो ठीक है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं प्लीज। यहाँ ध्यान बाद में लिखना, पहले देख लीजिए। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द रमेश एंड सुरेश। तो रमेश और सुरेश की जो बैलेंस शीट है वो इस तरह से है। तो पहले चेक कर ले हम। तो हम जब क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम यही मान के चलेंगे कि भैया रिलेशन में कौन कौन सी चीजें जा सकती है। तो आप मुझे बताएं, क्रेडिटर जाएगा, यस सर। बिल्स पेबल, यस सर। कैपिटल, नो सर। ये दोनों कहां जाएंगे सर, पीसीए में। कहानी खत्म, ठीक है सर। लैंड एंड बिल्डिंग जाएंगी, यस सर। कहां जाएंगी, रियलाइजेशन। डेबिट क्रेडिट, वेरी गुड। फर्नीचर फिक्सचर्स, यस सर। ट्रक, यस सर। स्टॉक, यस सर। डेटर, यस सर। ये नो सर। सेपरेट अकाउंट बनेगा। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो चलो साथ साथ इसको भेज भी देता हूं मैं, साथ साथ इसको मैं क्या करता हूं, भेज देता हूं। अभी रुक जाते हैं जरा ना, पहले मैं इसको पढ़ लूं फटाफट, है ना एक बार। तो एडजस्टमेंट क्या कहती है, तो एडजस्टमेंट हमारी किस किस की कह रही है सर, कहता है ऑन दी अबाउट डेट रमेश एंड सुरेश डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। मैं फर्म को डिसॉल्व कर दिया, हम दोनों ने सोच लिया था। क्रेडिटर टुक ओवर, क्रेडिटर को टुक ओवर कौन कर रहा है, रमेश कर रहा है। और टुक ओवर कर रहा है बिल्स पेबल को कौन, सुरेश कर रहा है, ठीक है जी। और एसेट ऐसे ऐसे रिलीज हुई है। चलिए तो मैं पहले इनको ट्रांसफर कर लेता हूं, मैं इसको मिटा दूं, ठीक है। इसको मिटा दे, जरा वीडियो पॉज कर ले एक बार। तो ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मैं फटाफट इसकी ट्रांजेक्शन करता रहता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे हमने लैंड को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आ जाएगा हमारा, बोलिए, टू लैंड एंड बिल्डिंग। एक मिनट वीडियो पॉज कर ले, फटाफट ट्रांसफर करते हैं, अन्यथा वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है ना। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या क्या सारी एसेट साइड्स को ट्रांसफर कर दिया, क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, ट्रक, स्टॉक और डेटर। ये तो सिंपल था, हमने उन्हीं एसेट्स को ट्रांसफर किया जिनको हम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं लायबिलिटी साइड की तरफ। लायबिलिटी कौन सी ट्रांसफर करेंगे, जो हमारी कौन होगी, थर्ड पार्टी होगी, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में हमारी केवल दो ही आउटसाइडर लायबिलिटीज थी, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स था और एक बिल्स पेबल था, हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम चलेंगे एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट को ध्यान से देखिएगा, आपके स्क्रीन पे एडजस्टमेंट दिख रही है, तो उनको एक एक करके लेते हैं हम, ठीक है। चलिए तो पहली एडजस्टमेंट क्या कह रही है हमारी, पहली एडजस्टमेंट कहती है सर, on the above date Ramesh and Suresh decided to dissolve the firm. Ramesh took over the creditors and Suresh took over the bills payable. अब देखिए जो भी पैसा आएगा, पैसा किससे आएगा, एसेट से। पैसा किससे आएगा, एसेट से। तो बाय कैश। पेमेंट किसकी की जाएगी, लायबिलिटीज की, तो टू कैश। गॉट इट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल सा फंडा 11th में पढ़ चुके हैं। तो जब भी पैसा आएगा और जब भी पैसा जाएगा
यानी पैसा आएगा एसेट से और पैसा जाएगा लायबिलिटी की पेमेंट से। तो लायबिलिटी को किया जाता है पेड ऑफ, एसेट से किया जाता है रिलीज, रियलाइजेशन। ठीक है ना, गॉट इट। चलिए अब ये पहली एडजस्टमेंट में कहता है कि रमेश ने क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी ले ली और सुरेश ने बिल्स पेबल की। तो भैया हम यहां नहीं देंगे, मैं एडजस्टमेंट को ब्लू पेन से लिख रहा हूं। तो टू रमेश कैपिटल अकाउंट अब ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, कितने थे क्रेडिटर्स? पूरे 20,000 के। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट और क्या लेंगे इसने? बिल्स पेबल की जिम्मेदारी ले ली। आई होप यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख दूसरी एडजस्टमेंट पकड़ते हैं, क्या कहता है? डेटर्स 9,000 के, फर्नीचर 21,000 का, स्टॉक 6,000 का, ट्रक 32 का, लैंड बिल्डिंग 60,000 की। यानी कि डेटर से, फर्नीचर से, स्टॉक से, ट्रक से, लैंड से इतना इतना पैसा हमारे पास आया। तो हम इसको यहां लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। अगर बैलेंस शीट में बैंक होता तो बैंक अकाउंट बनाता, तो सारा बैंक लिखता है। बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पर सन्ड्री एसेट रिलीज। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले क्या था जो क्वेश्चन में देख लें पर, डेटर है, फर्नीचर है, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, ट्रक, लैंड बिल्डिंग। स्टॉक, ट्रक, लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट कितनी कितनी दे रखी है? 9,000। डेटर दे रखी है 9,000 के। अच्छा जी, फर्नीचर 21,000 का, 6,000 के स्टॉक दे रखे हैं, 32,000 के आपको ट्रक दे रखा है, 60,000 और 60,000 का आपका ये। तो टोटल करना कितना आ रहा है? फटाफट कितना? 1,28,000। पक्का ना? अगर गलत हो जाएगा तो आंसर गलत आएगा, फिर आपका नाम आएगा कृति। पक्का ना? चलिए ठीक है। तो अब और आगे पकड़ लेते हैं बेटा। बी ट्रांजेक्शन क्या कहता है? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय रमेश। अच्छा जी, जो एक्सपेंसेस थे, देखिए क्या होता है, जो ये रियलाइजेशन अकाउंट होता है, इसको हम कई बार क्या करते हैं, किसी को दे देते हैं कि भाई तू हमारी सारी एसेट को बेच दे, लायबिलिटी को पेड ऑफ कर दे, जो खर्चा का तेरे को दे देंगे। और इस केस में रमेश ने वो काम किया। तो रमेश ने क्या किया? क्या था? एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय द रमेश वर 1200। तो पैसा आया गया गया, तो इधर आएगा। सर क्या लिखेंगे हम? टू रमेश भैया, रमेश कैपिटल अकाउंट अब ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितने के थे? 1200 के। आई होप यहां तक सही चल रहा है बिल्कुल हिसाब किताब। चलिए और कुछ बचा इसमें? मेरे ख्याल से कुछ नहीं बचा। एक बार टोटल कर ले, कितना कितना आ रहा है। मैं तब तक लाइन सही कर लूं, जरा देखना टोटल कितना कितना आ रहा है भाई। कितना आ रहा है? 1,88,000। पक्का? आप कहते हैं सर 1,88,000 और 1,00,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? इन सबको ऐड करके इससे लेस करें, कितना आ रहा है? 8,000। कितना? 16,800। 1600। 16,800। अब यहां लिखेंगे 2, बताया क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2 रिवॉल्यूशन है, 2 रियलाइजेशन, 2 रियलाइजेशन गेन। किसका? रमेश का और सुरेश का। पार्टनर की रेशो दे रखी थी, कुछ नहीं दे रखी थी, तो 8,400 इक्वल बढ़ जाएगा ना भाई। 8,400 8,400। यहां तक बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब चलिए पीसीए बनाते हैं। पीसीए में हमारा सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सर बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल दे रखी, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल लायबिलिटी होती है, तो बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना था देखिए, चेक कर ले बार कितना था? 30 और 30 दोनों को बराबर दे रखा था सर। ठीक है जी, तो 30,000 इसके पास आ जाएगा और 30,000। बैलेंस शीट में देखिए कुछ ऐसा है जो पढ़ने लायक है। WCR वगैरह कुछ दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा है। WCR नहीं दे रखा, रिजर्व नहीं दे रखा, कुछ और दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया मेरे ख्याल से, तो छोड़िए। अब यहां पर देखिए पार्टनर का नाम कहां कहां पर आ रहा है सर? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4, 5। यहाँ पर कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, तो जहां जहां जिसका नाम आ रहा है वहां उसको भेजा जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रमेश है, तो वहां क्या लिखूंगा मैं? बाय रियलाइजेशन। भाई रमेश पार्टनर के नाम के अंदर तो उसका नाम कभी आ ही नहीं सकता, तो यहां लिखूंगा मैं बाय रियलाइजेशन। और क्या था? क्रेडिटर्स। किसने पे किए थे? रमेश ने। तो रमेश के नाम के आगे 20,000, रमेश के नाम के आगे 20,000। फिर दोबारा से बाय रियलाइजेशन कितना था? बिल्स पेबल
किसने किया था बिल्स पेपर की पेमेंट? सुरेश भाई ने। तो सुरेश भाई के नाम के आगे कितना लिख देंगे हम? 40,000। यहाँ कुछ नहीं, ये मेरा हो गया, ये भी हो गया। फिर टू रमेश रियलाइजेशन, तो क्या आ जाएगा? बाय रियलाइजेशन। मैं आप पूरा लिखना, मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना। बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस कितना था? रमेश ने 1200 रुपए। ठीक है जी, आई होप बिल्कुल सही आ रहा है, कोई टेंशन नहीं चल रही आपके। ये गेन हो गया हमारा, तो बाय रियलाइजेशन गेन, बाय रियलाइजेशन गेन 8,400 और 8,000, थोड़ी राइटिंग ऐसी होगी, 8,400। आई होप यहाँ से और कुछ आगे हमारा जा नहीं रहा है, जा रहा है कुछ और आगे? पक्का? तो टोटल कर लें, कितना आता है बताएं मुझे टोटल। 59,600। कितना कितना? इसका कितना है? 59,600 और इसका? 78,400। वेरी गुड, शाबाश। तो ये पूरा ये लिख देंगे हम 589600। No, sir, 59,600। अच्छा सॉरी, मैं तो चेक कर रहा था कि आप ध्यान से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। 59,600 आप अपने इस परीक्षा में पास हो गए। ठीक है, ये लिख दिया आपने। और यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस CD बैलेंसिंग फिगर या 59,600। अच्छा बैलेंस CD लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे? कैश अकाउंट बैलेंस CD इसलिए लिखेंगे, मैं बताता हूँ आपको, मैंने जानबूझ के बैलेंस CD क्यों लिखा हुआ है। देखिए अमूमन हम जाते हैं बैलेंस CD लिखते थे, फिर इस बैलेंस CD को कहाँ डालते थे हम? बैलेंस शीट में। पर डिसोल्यूशन में तो बैलेंस शीट बनती ही नहीं हमारी, तो भैया ये नहीं आएगा हमारा। तो क्या आएगा? टू कैश, और इसको बोलेंगे हम फाइनल पेमेंट। किसको? पार्टनर्स को। किसको करेंगे हम? पार्टनर्स को। आई होप यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सही है सर। अब बनाएंगे हम क्या? कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ था आपको? कितना दिया था? 10,000। तो कैश हमारा एसेट होता है, तो उसको लिखेंगे हम टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा भैया? 10,000। अब यहाँ देखिए कैश कहाँ दिख रहा है सर? एक कैश दिख रहा है यहाँ पर भी कैश दिख रहा है? नहीं, यहाँ कैश दिख रहा है तो हम पूरा क्लब ले लेंगे। ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस है, तो कहां चला जाएगा? टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट्स। कितना टोटल? 1,28,000। ठीक है बेटा। और ये हमारा टू साइड में, तो बाय साइड में चला जाएगा। कैसे जाएगा? बाय रमेश कैपिटल अकाउंट और बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट। कितना? 59,600 और 78,400। सर टोटल करिएगा, दोनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? चेक करिएगा जरा। अगर दोनों साइड मेरी बराबर आ रही है कैश की, तो सर मेरा क्वेश्चन 100% सही है। यानी यहां पर बैलेंस शीट नहीं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को टैली करना होता। अगर ये मेरा बैलेंसिंग फिगर बिल्कुल सेट आ रहा है दोनों साइड का, तो मेरे क्वेश्चन में कहीं भी 1 रुपए की गड़बड़ नहीं है, और मेरे को एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इसकी जो कुछ फर्दर वीडियोस हैं जिसमें मैंने काफी अच्छे क्वेश्चंस लिए एडजस्टमेंट्स वाले, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, नहीं भी लगे तब भी पढ़ना, फायदा आप ही का होगा, मेरा नहीं। मैं अपने पेपर दे चुका हूं। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।